हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वीएस कहानियाँ। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। रात के सन्नाटे में एक ऑटो तेज बारिश में सुनसान सड़क पर दौड़ रहा था। ड्राइवर रमेश थका हुआ था, लेकिन घर जाने से पहले कुछ और सवारियां ढूंढना चाहता था। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे, कुछ थकान की वजह से और कुछ उस हादसे की वजह से जिसने उसकी जिंदगी बदल दी थी। 2 महीने पहले उसकी प्यारी बेटी पायल, जो सिर्फ 8 साल की थी, अचानक गायब हो गई थी। उसने हर गली हर कोना छान मारा, लेकिन वो नहीं मिली। पुलिस भी मदद नहीं कर पाई और उसकी पत्नी गहरे सदमे में थी। उसके घर में अब बस सन्नाटा था, एक ऐसा सन्नाटा जो उसकी आत्मा तक को छीर रहा था। उस रात जब रमेश एक अंधेरे मोड़ पर पहुंचा, तो सड़क के किनारे एक लड़की खड़ी दिखाई दी। उसने सफेद फ्रॉक पहनी थी और उसके बाल भीगे हुए थे। रमेश को उसकी शक्ल जानी पहचानी लगी, पर वह कुछ समझ नहीं पाता। उसके पहले ही लड़की ऑटो में बैठ गई। अगमपुर चलेंगे? उसकी आवाज ठंडी और अजीब थी। रमेश के रोंगटे खड़े हो गए। अगमपुर एक वीरान गांव था, जहाँ कोई रात को नहीं जाता था, लेकिन पैसे की जरूरत थी और उसने हाँ कर दी। पर जैसे ही उसने शीशे में देखा, उसकी सांसें थम गई। लड़की की आंखें सीधी उसे घूर रही थी, और वे आंखें किसी जिंदा इंसान की नहीं लग रही थी। रमेश के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसकी हिम्मत जुटाई और गाड़ी आगे बढ़ाई। बीच रास्ते में लड़की अचानक रोने लगी। उसका रोना कुछ इस तरह था जैसे किसी का दिल चीर रहा हो। भैया मुझे बचा लो, वे मुझे मार डालेंगे। रमेश ने ऑटो रोका और पीछे मोड़ा, लेकिन अब सीट खाली थी। लड़की गायब हो चुकी थी। तभी ऑटो के शीशे पर खून से सने छोटे हाथों के निशान उभर आए। रमेश का दिमाग सुन्न हो गया और वह जोर से चिल्ला पड़ा। अचानक उसकी नजर ऑटो की पिछली सीट पर पड़ी। वहां एक पुराना अखबार पड़ा था। उस पर छिपी खबर ने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। 8 साल की लड़की की लाश अगमपुर जंगल में मिली, शरीर पर गहरे जख्मों के निशान। तस्वीर देखी तो उसका कलेजा मुंह को आ गया। वह पायल की ही तस्वीर थी, लेकिन वो तो 2 महीने पहले गायब थी। फिर अभी उसने किसके फोटो देखा था और उसने किसको ऑटो में बिठाया था? रमेश बदहवास होकर ऑटो से उतरा और जंगल की तरफ भागा, जहाँ से किसी के सिसकने की आवाज आ रही थी। अचानक उसकी बेटी पायल उसके सामने खड़ी थी, फटी हुई फ्रॉक, चेहरे पर डर और आंखों में बेबसी। लेकिन उसके पीछे कोई और भी था, कोई ऐसा जिसे देखकर रमेश की चीख गले में ही अटक गई। रमेश का शरीर सुन्न हो चुका था। उसकी आंखों के सामने उसकी बेटी पायल खड़ी थी, वही पायल जो 2 महीने पहले गायब हो गई थी। लेकिन कुछ अजीब था, उसकी आंखों में अजीब सा सुनापन था, जैसे वह जिंदा होकर भी जिंदा न हो। उसकी गालों पर सूखे आंसू थे और उसके होठों से सिर्फ एक शब्द निकला, पापा। रमेश का दिल धक से रह गया। उसकी आंखें भर आई। वो दौड़कर पायल के पास पहुंचा और उसे बाहों में भर लिया। पायल, मेरी बच्ची, तू कहाँ थी? मैं तुझे हर जगह ढूंढ रहा था। उसकी आवाज कांप रही थी। पायल कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप खड़ी रही, लेकिन उसके हाथ बर्फ से ठंडे थे। अचानक जंगल में एक तेज सरसराहट हुई। पायल ने धीरे से रमेश के कान में फुसफुसाया, वो आ रहा है। कौन? रमेश का गला सूख गया। जिन्होंने मुझे मारा था। रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। पायल अब भी उसके सामने खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों से खून बहने लगा। उसकी गर्दन पर गहरे नाखूनों के निशान उभर आए और अचानक उसके शरीर से काले धुएं जैसी कोई चीज निकली। तभी पीछे से किसी के भारी कदमों की आवाज आई। रमेश ने कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा। एक लंबा काला साया उसकी ओर बढ़ रहा था। पायल, चल यहाँ से भाग। रमेश ने पायल का हाथ पकड़कर उसे खींचा, लेकिन पायल वही खड़ी रही। नहीं पापा, मैं अब कभी नहीं जा सकती। रमेश ने देखा कि पायल का शरीर धीरे धीरे धुंध में बदलने लगा।
वह जमीन पर गिर पड़ा और चीख पड़ा, नहीं मेरी बेटी, नहीं मेरी बेटी को मत ले जाओ। लेकिन पायल ने सिर्फ एक हल्की मुस्कान दी और अगले ही पल वह हवा में घुल गई। रमेश की आंखों से आंसू बहने लगे। वह सड़क के बीचों बीच अकेला खड़ा रह गया और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। रमेश अब भी सदमे सदमे में था। तभी उसने देखा कि उसके हाथ में कुछ था, एक पुराना जला हुआ कागज। कागज पर खून से कुछ लिखा था, अगमपुर की हवेली में मेरे साथ जो हुआ वह किसी को मत बताना, नहीं तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। रमेश का सिर चकरा गया। अगमपुर की हवेली, लेकिन यह हवेली तो कई सालों से वीरान पड़ी थी। वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता था, क्योंकि कहा जाता था कि वहां जिसने भी कदम रखा वह जिंदा नहीं बचा। लेकिन अब रमेश के पास कोई और रास्ता नहीं था। अगर उसे अपनी बेटी की मौत का सच जानना था तो उसे इस हवेली तक जाना ही होगा। रमेश ने अपने ऑटो की ओर कदम बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला उसकी आत्मा तक कांप गई। ऑटो की पिछली सीट पर कोई बैठा था, वही लड़की, वही सफेद फ्रॉक, वही ठंडी निर्जीव आंखें। और इस बार वह सिर्फ बैठी नहीं थी, वह मुस्कुरा रही थी। रमेश की सांसें तेज हो गई। अंधेरी रात में उसकी ऑटो के हेडलाइट्स के सामने खड़ी थी अगमपुर की पुरानी हवेली। वह जगह जहां उसकी बेटी पायल की आत्मा ने उसे आने का इशारा किया था। हवेली टूटी फूटी थी, खिड़कियां हिल रही थी और दीवारें से सीलन की तेज गंध आ रही थी। कहा जाता था कि जो भी इस हवेली में गया वह कभी वापस नहीं आया। लेकिन रमेश के लिए अब डरने का कोई मतलब नहीं था। उसने अपनी बेटी की मौत का सच जानना था, चाहे इसके लिए उसे मौत से भी लड़ना पड़े। रमेश ने दरवाजे को धक्का दिया और एक भयानक चीख हवेली में गूंजी। वह कांप गया, लेकिन हिम्मत करके अंदर चला गया। अंदर का माहौल भयानक था। मकड़ियों के जाले, धूल से धूल से ढली पुरानी तस्वीरें और जमीन पर खून के धब्बे। जैसे ही उसने पहला कदम आगे बढ़ाया, अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कौन है यहाँ? रमेश ने डरते हुए पूछा। जवाब में हवेली की दीवारें से एक सिसकने की आवाज आई, पापा। रमेश का दिल धड़क उठा। यह पायल की आवाज थी। उसने चारों ओर देखा और तभी उसे दीवार पर टंगी एक तस्वीर दिखी। वह तस्वीर धुंधली थी, लेकिन उसमें एक आदमी, एक औरत और उनकी गोद में एक छोटी बच्ची थी। लेकिन जैसे ही रमेश ने करीब जाकर देखा, तस्वीर में चेहरे से खून बहने लगा और अचानक उसमें मौजूद आदमी की आंखें खुल गई। भागो, भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। रमेश घबरा गया, लेकिन तभी उसने सीढ़ियों से किसी के हल्के कदमों की आहट सुनी। उसने धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर देखा और वहां खड़ी थी पायल। बेटी। रमेश दौड़कर उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने पायल को छूना चाहा, वह गायब हो गई और हवेली की सबसे गहरी कोठरी के दरवाजे अपने आप खुल गए। रमेश ने कोठरी में झांका तो उसकी रूह कांप गई। वहां कई बच्चों के कंकाल बिखरे पड़े थे। दीवारों पर नाखूनों से खरोचकर कुछ लिखा गया था, हम सबका खून इस हवेली की आत्मा को जिंदा रखता है। रमेश के होश उड़ गए। उसे अब समझ आ गया था, यह हवेली शापित थी। कोई भयानक आत्मा इस जगह को चला रही थी और हर साल किसी न किसी बच्चे की बलि लेती थी। पायल भी इसी हवेली की बलि बनी थी। तभी हवा में जोर का अट्टहास गूंजा और एक काली परछाई हवेली की छत से उतरने लगी।
तभी हवा में जोर का अट्टहास गूंजा और एक काली परछाई हवेली की छत से उतरने लगी। वह परछाई एक भयानक स्त्री की थी। लंबे सफेद बाल, काले जले हुए हाथ और आंखों की जगह खाली गड्ढे। तूने यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? वह चीखी। रमेश ने डर को पीछे छोड़ते हुए कहा, मैं अपनी बेटी को लेने आया हूँ। मुझे उससे मिलना है। वो अब मेरी है, उस भूतनी ने कहा और हवेली के चारों ओर की दीवारें अचानक हिलने लगी। रमेश ने हिम्मत जुटाकर जेब से पायल की एक पुरानी तस्वीर निकाली और चिल्लाया, पायल, अगर तू यहाँ है तो अपने पापा के पास लौट आ। तभी एक तेज रोशनी हवेली में फैली और पायल की आत्मा कटहरी के अंदर से बाहर निकली। वह अब शांत थी, लेकिन उसकी आंखों में दर्द था। पापा, मुझे ले चलो यहाँ से। रमेश ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ लिया। भूतनी अब गुस्से में थी। वह रमेश की तरफ झपटी, लेकिन तभी पायल ने अपनी मुट्ठी खोली। उसमें एक छोटी सी भगवान की मूर्ति थी, जो रमेश ने उसे उसके जन्मदिन पर दी थी। मूर्ति से तेज रोशनी निकली और हवेली हिलने लगी। भूतनी दर्द से चिल्लाई, नहीं। एक जोरदार धमाका हुआ और हवेली का सारा अंधकार नष्ट हो गया। रमेश ने देखा कि अब पायल के चेहरे पर शांति थी। पापा, अब मैं मुक्त हूँ, उसने मुस्कुराते हुए कहा। रमेश की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, तू मुझे छोड़कर मत जा। पायल ने उसकी गाल पर हाथ फेरा और कहा, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी पापा, लेकिन अब मुझे जाने दो। अगले ही पल वह हवा में घुल गई, एक पवित्र रोशनी में बदलकर। हवेली की दीवारें गिरने लगी। रमेश ने आखिरी बार अपनी बेटी की हंसी सुनी और आंसू भरे आंखों से बाहर निकल गया। रमेश वापस शहर आ गया। उसने अपनी ऑटो बेची और अपना जीवन जरूरतमंद बच्चों की मदद करने में लगा दिया। उसने महसूस किया कि हर आत्मा को शांति जरूर होती है और अच्छाई हमेशा बुराई को हरा सकती है। प्यार और हिम्मत से हर डर को हराया जा सकता है। यही सीख लेकर रमेश ने अपनी नई जिंदगी शुरू की, अपनी बेटी की यादों के साथ। प्लीज वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।